नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। 30 दिन 30 यूनिक केसेस की श्रृंखला में आज का ये केस सिर्फ एक आपराधिक घटना को बयां नहीं करता है, बल्कि एक समाज, एक सिस्टम के तौर पर हमारे इर्द गिर्द पनप रहे पाखंड को भी उजागर करता है। इस केस के कई पहलुओं पर विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे आज के मेहमान और जाने माने रिपोर्टर साहिल जोशी। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। क्राइम पेट्रोल सतर्क में आज फिर मैं लेकर आया हूं एक ऐसा अनदेखा अनसुना केस जो मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए। आज जिस अपराध की कहानी की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, उस अपराध की जड़ें इस कहानी में नहीं मिलेंगी, बल्कि इस अपराध की जड़ें उस वायरस से जुड़ी है जो आज से नहीं बल्कि सदियों से हमारे अंदर और हमारे समाज के अंदर पल रहा है। आधुनिकता के इस दौर में पहुंचकर भी हम इस वायरस की वैक्सीन या इस वायरस का इलाज ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आज की ये कहानी सिर्फ हमारे समाज पर नहीं तो हमारी कानून व्यवस्था पर भी एक तमाचा है। अरे जल्दी जल्दी चलो ना आप। अरे गुंजा समझा कर, हम ऐसी हालत में नहीं चल सकते तेज। देखो ना कितना अंधेरा हो गया है और ऊपर से आज हम लाठी लेके भी नहीं आए। अगर जंगली कुत्ते आ गए ना तो वो नोच डालेंगे हमें। आज लोग हमें पीड़ित कहकर बुलाते हैं। बहुत जल्द हमारी पीड़ा और हमारी कहानी दोनों भूल जाएंगे, क्योंकि हम निर्भया नहीं ना। हमें इंसाफ कभी नहीं मिलेगा और जिस वायरस ने हमें निगला है वो और भी लड़कियों को निगलता जाएगा। हर घर में शौचालय हो, स्वच्छता अभियान के जरिए सरकार ये बात लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ मकसद सिर्फ स्वच्छता से नहीं जुड़ा है, बल्कि इसका एक सिरा औरतों की सुरक्षा से भी जुड़ा है। रेप केसेस के आंकड़े बताते हैं कि गांव खेड़ों में कई महिलाओं को तब अपना शिकार बनाया जाता है जब वो शौच के लिए बाहर निकलती हैं। दिन चढ़ने से पहले या सूरज ढलने के बाद अंधेरे की आड़ में अपने शिकार पर घात लगाए बैठे ये दरिंदे मासूम जिंदगियों पर बेरहमी से झपट पड़ते हैं। ये केस भी ऐसी ही एक वारदात बयां कर रहा था। ए शंकर, उतर भी पानी डाल, चल। D-5। गोपाल सर, हमारा जवाब सही है ना? बिल्कुल सही है गुंजा। कैलकुलेटर गलत हो सकता है लेकिन तुम नहीं। 10वीं कक्षा में हो और 12वीं के सवाल इतनी आसानी से हल कर देती है। शाबाश बेटा। ये सर, हमारा जवाब सही है। रानी, जिस दिन तुम सही जवाब दे दोगी ना, उस दिन पूरे गांव में पेड़े बांटेंगे हम। क्या करें सर, सवाल ही इतना मुश्किल था। पता नहीं 12वीं कब हम पास करेंगे। 12। अरे सवाल का जवाब है 12। कुछ सीखो गुंजा से, समझी? और तुम्हारी सहेली कोमल क्यों नहीं आई आज? वो उसके पेट में दर्द है। सर हमें लेट हो रहा है, जाना होगा वरना अमर भैया गुस्सा हो जाएंगे। सर हम भी जाते हैं। ठीक है बेटा। सुभाष। अरे आराम से रानी जी, इतना भी क्या डरती हो अपने अमर भैया से? जैसे कि तुम नहीं डरती ना अपने बाबा के गुस्से से। हम नहीं डरते, बाबा हमसे बात ही कहाँ करते हैं। अरे ये नट फिर गिर गया आज, क्या करें इसका? क्या हुआ? अरे लग गया। आप भी ना चक्का ठीक करने के चक्कर में बार बार चोट लगा लेते। एक बार ठीक से मरम्मत काहे नहीं करवा लेते ठेला का? अब कल किशोरी काका को देके आएंगे, सुबह वही ठीक करेंगे इसको। ये लो पापा, सही हो गया। जो पुराना चेयर नहीं था जो टूट गया था, उसका नेट बोल्ट एकदम अच्छे से फिट हो गया। और पापा ये सारा सामान एक तरफ मत रखा करो, बराबर से रखा करो, तो ये चक्के पे ना ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और नेट भी नहीं निकलेगा फिर तो। चलते हैं। मम्मी, ये पापा हमसे बात काहे नहीं करते हैं? गुंजा बेटा, पापा तुम दोनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं, बस जताते नहीं हैं। और आज आने में इतना लेट कैसे हो गया? वो हम गोपाल सर के पास गए थे अपना पेपर चेक कराने के लिए। अरे तो हमसे पूछ लेती, हमको पता है तुमको गणित में 100 में से 100 अंक मिलेंगे। हाँ, तेरी कोमल दीदी का पता नहीं, वो बस फेल ना हो इतना ही बहुत। वैसे है कहाँ पे वो?
अपने कमरे में पेट दबाए लेटी है सुबह से। कोमल दीदी, डरा दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये किसी ने नया नुस्खा बताया क्या कि लिपस्टिक लगाने से पेट दर्द चला जाता है? चुप कर, और अम्मा को मत बोल देना। आज तक बताए हैं क्या कभी? लेकिन ऐसे पढ़ाई डालती रहोगी ना तो परीक्षा में अंडे मिलेंगे, जो भी उबले हुए। अब हमको तुम्हारी तरह पायलट तो बनना नहीं है कोई पढ़ लिख के। हम तो किसी राजकुमार की दुल्हन बनेंगे। ला 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 ला। अब तबीयत कैसा है तुम्हारा? मुंह तो देखो कैसा लाल हो पड़ा है। गुंजा, तुम हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, हम पानी लेकर आते हैं। अरे नहीं माँ, हम ले आएंगे और रानी दीदी को भी साथ में लेके जाएंगे। हम भी चलेंगे। अरे तुम ठीक भी हो गई? आपके हाथ का काढ़ा पिए थे माँ, ठीक तो होना ही था। अब हम जाएंगे। कोमल चलो गुंजा। पता है कोमल दीदी, गोपाल सर रानी दीदी से कह रहे थे कि अगर वो इस साल पास हो गई ना तो पूरे गांव में पेड़े बांटेंगे। चुप कर गुंजा, बहुत मारूंगी तुझे। ना ये पास होगी ना गोपाल से पेड़े बांटेंगे। भैया जी कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, चलिए ना चाट खाते हैं। अरे यहाँ नहीं खाएंगे भैया, वो आगे पांडे चाट करना रहना, वहाँ खाएंगे। चलिए। देख चाची के लिए ले लीजिए। बता, हाँ ब्यूटीफुल साड़ी है, ले जाइए नाइस स्टॉक में। अरे अरे ऐसा मत करिए भैया, ब्रजेश भैया देखिए हम लोग भूखे मर जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। क्या भूखे मर जाएंगे जी? अरे क्या हुआ प्रदीप? भैया देखिए ना, ब्रजेश भैया तो कन्या हटाने को कह रहे हैं। अरे ऐसे कैसे? आप मोबाइल वोबाइल बंद करो, पापा आ गए। अरे सारा छोला ऐसा का ऐसा है और बाकी सामान भी ऐसा का ऐसा है। आज बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुआ क्या? आते सवाल शुरू कर दी ना। ये सब सामान उतार कर रखो और खाना लगाओ, हम हाथ मुंह धो के आते हैं। माँ हमको खेत जाना पड़ेगा। इस वक्त नहीं, कल सुबह चलेंगे। माँ हमसे नहीं रुका जाएगा, हमको अब भी जाना पड़ेगा। आपको खाना परोसना है। माँ समझो नहीं रुका जाएगा। आई माँ हम चले जाते हैं दीदी के साथ। हाँ। आप परेशान मत हो। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ। चल गुंजा। चल समझा कर गुंजा, ऐसी हालत में हम जल्दी नहीं चल सकते। अरे देखो ना कितना अंधेरा हो गया, और ऊपर से आज हम लाठी लेके भी नहीं आए। अगर जंगली कुत्ते आ गए ना तो वो नोच डालेंगे हमें। क्या सारा पानी हम पे डाल दोगी? आप डरा दी काफी हमको। हमने डरा दिया, ध्यान से चला करो। अरे फोन की बैटरी को भी अभी खत्म होना था, अब क्या करें? पास में ही है, जल्दी चलते हैं यहाँ से। हाँ, लेकिन लोटे का पानी तो गिर गया। आगे कहीं से भर लेंगे, अभी चलो। दीदी कुएं से पानी भर लेते हैं। नहीं नहीं, ये बड़े लोग का कुआं है। अरे तो क्या हुआ दीदी, बड़े लोगों का दिल भी बहुत बड़ा होता है और हमें सिर्फ एक ही लोटा पानी तो चाहिए। ले ले जल्दी ले। सुनिए ना, उनका फोन बंद आ रहा है। हमारा जी बहुत घबरा रहा है, 1 घंटा हो गया। अरे कहाँ जाएंगी, आती होंगी रास्ते में, आ जाएंगे, ऐसा मत लो। जरा दिखाइए ना, लाठी ले जाना भी भूल गई है। गुंजा, ए कोमल, ए भैया, गुंजा कोमल कहीं देखे हैं क्या? ए प्रदीप, कोमल और गुंजा को देखे हो क्या? क्या हुआ कोमल गुंजा को? अरे 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया, खेत गई अब तक लौटी नहीं है। लौटी नहीं? मेरा मकान भी है, हमको मालूम है कौन गायब किया होगा कोमल गुंजा को। कौन? हाथ पुलिस के।
अभी तो हमने ठीक से पकड़ा भी नहीं है। तो क्या कर रहा है ब्रिजेश भैया, हमारे किए का सजा हमारे बच्चों को काहे दे रहे हैं? छोड़ दीजिए बच्चियों को। क्या कह रहे तू? हैं? निकल! हाथ में ताड़ी पे क्या है का? अरे हम कहे अगवा कर तुम्हारी बेटी को? ऐसा मत बोलिए ब्रिजेश भैया, 2 घंटा हो गया, लड़कियां वापस नहीं आई। उनकी अम्मा का रो रो के बुरा हाल है भैया। बुरा हाल हो गया तो हम क्या करें? जाके ढूंढो, किसी के साथ भाग गई होंगी। तुम निकले तो कौन सा नया बात है ये सब? ब्रिजेश, मुंह संभाल के बात कर और सीधे सीधे कह रहे हैं हमारी बेटी को बाहर भेज। चल, नहीं बताएंगे। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? भैया देखिए, धक्का मत। क्या कर लेगा तू? बताए क्या कर लेंगे? आप बताओ। बताए क्या कर लेंगे तुम? क्या साला पुलिस वाले पे हाथ उठाया तेरी तो। ठीक नहीं कर रहे आप, छोड़िए, हटिए। हेलो, प्रणाम साहब, हम कन्हैया बोल रहे हैं। क्या रे, क्या गुंडा ये? एक पुलिस वाले के घर पे आके उसको पीटोगे? मतलब जानते हो इसका? इसने हमारी बेटी को अगवा किया साहब, अंदर छुपा के रखे साहब, पूछो इसको। 1 मिनट, अभी हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। अंदर जाके चेक करो कौन लड़की है, जो भी अंदर हो उसको बाहर लेके आओ। साहब अंदर तो कोई नहीं है, अच्छे से देख लिए। यहाँ तो कोई नहीं मिला, अब तुम हमारे साथ थाने चलो, तुम्हारी दबंगई निकाल। चल अंदर, पुलिस वालों को मारेगा। बाहर निकल। आज के बाद अगर किसी पुलिस वालों को छुआ ना तो याद रखना, जिंदगी भर के लिए अंदर चढ़ा देंगे। कोमल और गुंजा आई का? साहब हमारी बच्चे को ढूंढ दीजिए, आप जो कहेंगे हम देंगे, अपना ठेला तक भेज देंगे साहब। हवलदार को भेजे हैं खोजने के लिए, आने दो तो बता दो। तुम लोग क्यों तुम आ पाओ? अरे रुक जा। अरे आपने तो बड़ा टाइम लगा दिया, आपका थोड़ा बासी हो रहा है। भैया, रमाकांत, वो पेड़ के पास गुंजा और कोमल, चलिए। कोमल और गुंजा की लाश लगभग 33 घंटे बाद मिली और इन 33 घंटों में जिस बर्बरता से उनके शरीर को रौंदा गया था उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना अभी और भयानक मोड़ लेने वाली थी। ये तो आत्महत्या का मामला लग रहा है। ब्रिजेश, उतरवाओ लाश। साहब हमारी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है साहब। पोस्टमार्टम में सब पता चल जाएगा। हाँ, आराम से। जब तक हमारा बेटे को इंसाफ नहीं मिलता साहब, हम लाश नहीं उतारने देंगे। कैसा बेवकूफ वाला बात कर रहे हो? अरे लाश को उतारेंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे, रिपोर्ट मंगाएंगे, तब ना इंसाफ दिलाएंगे। स्ट्रेचर मंगाओ। उठाओ लाश को, डालो एम्बुलेंस में। नहीं जाने देंगे। चलो, हम नहीं जाने इसी पेड़ की छांव में उन 2 बहनों ने अपना बचपन गुजारा और इसी पेड़ के तने से उन दोनों की लाश लटकी मिली। पुलिस की थियरी है कि यह सुसाइड का मामला है,
लेकिन लड़कियों के माँ बाप उसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। उल्टा उनका आरोप है कि इस जुर्म के पीछे कानून के ही रक्षक शामिल है। बिहार के टिहरी गांव में जब भी लड़कियां और औरतें रात को किसी काम से बाहर निकलती है, तब जंगली कुत्तों से बचने के लिए अपने हाथ में लाठी जरूर रखती है। लेकिन हमें पता चला है कि उस रात को वो दोनों बहनें खाली हाथ निकली थी। वो जंगली कुत्तों से तो बच निकली, लेकिन जैसे लड़कियों के माँ बाप कह रहे हैं, क्या उनका ये हश्र इंसान के भेष में किसी भेड़िए ने किया है, या फिर पुलिस का जो दावा है वो सच है? सच चाहे जो भी हो, वो सामने आते आते हड़कंप जरूर मचाने वाला है। आ गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या बोले थे हम? आत्महत्या है। इसमें भी यही लिखा है। और सुनो, तुम्हारी बड़ी बेटी चरित्रहीन थी। लिखा है इसमें कि वो सेक्सुअली एक्टिव थी। माने जानते हो, मतलब शादी से पहले सुहागरात। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? मकान भी एकदम सही बोल रहे हैं। ये दोनों लड़कियां एक साथ अचानक खुदकुशी क्यों करेंगी भला? ये सब रिपोर्ट गलत है। सब साला रातों रात पत्रकार बन गए हो गारे? हमसे सवाल करोगे? तुम लोग जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो। चुपचाप दोनों बॉडी को उठाओ और जाके अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो जब तक हमारी बेटियों को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम लाश नहीं लेंगे और अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। कई सवाल खड़े हो रहे थे। क्या ये हत्या का केस था या फिर आत्महत्या का? लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था। वीडियो वायरल होने की वजह से ये केस राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में तूल पकड़ रहा था। जन आक्रोश और केस की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ये केस तुरंत इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हैंडओवर कर दिया गया। सर, सब इंस्पेक्टर दिनकर। इस केस से रिलेटेड जितने भी पेपर हैं टेबल पे चाहिए मुझे 5 मिनट में। सर, दिनकर, आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, ये सोसाइटी था या फिर रेप और मर्डर? सर 100% सुसाइड है। देखिए ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तो ये लिखा है। एक बात बताओ दिनकर मुझे, अगर ये सोसाइटी है तो फिर कोमल और गुंजा के कपड़ों पर खून क्यों लगा था? सर, खून के धब्बे इसलिए थे क्योंकि दोनों विक्टिम्स का महीना चल रहा था। दोनों बहनों का एक साथ? आर यू श्योर डॉक्टर? जी बिल्कुल। रमाकांत, संभालो। सर ये करे। यही कोई 8-8:15 बजे निकली थी साहब दोनों बाहर। आपको किसी पर शक है? हम तो पहले दिन से कह रहे थे साहब कि वो हवलदार ब्रजेश और उसका छोटा भाई कन्हैया, वही सब मिलकर किया है साहब। रमाकांत जी, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि साहब उसी दिन दोपहर में बाजार में ब्रजेश के साथ हमारा कहाँ तो नहीं हुआ था साहब। साहब, उसी शाम को जब हम घर आ रहे थे तभी सुने थे दोनों भाइयों को बात करते हुए। नहीं भैया, हम रमाकांत को छोड़ेंगे नहीं। देख रहे थे ना, बहुत बड़का नेता बन रहा है। अरे काहे का नेता रे? 2 मिनट नहीं लगे, पूरा परिवार गायब कर देंगे उसका। फिर मालूम चला कि कोमल और गुंजा गायब है। इसीलिए साहब हम यकीन से कह सकते हो दोनों भाई मिलकर किया है सब। योगिता जी, क्या कोमल और गुंजा का महीना एक साथ आता था? क्या बात कर रहे हैं साहब? तहकीकात और सच को सामने लाने के लिए हमारा जानना बहुत जरूरी है। नहीं, कोमल का महीना 10-12 दिन पहले हो चुका था और गुंजा का आने में कुछ दिन बाकी था। अगर माँ की बात को सही माने सर कि कोमल और गुंजा का महीना एक साथ नहीं चल रहा था, तो कोमल और गुंजा के कपड़ों पर वो खून के धब्बे कहाँ से है? कोमल और गुंजा की डिटेल्स निकालो। दोस्त कौन थे, कहाँ ना जाना था, सब कुछ। सब हवलदार ब्रजेश और उसके भाई कन्हैया को सब। हाँ साहब जी, वो उस दिन मार्केट में हमारा झगड़ा तो हुआ था रमाकांत के साथ, और तुमने उसके परिवार को 2 मिनट में गायब करने की बात भी की थी। साहब, हम कोई गुंडा बदमाश तो है नहीं जो किसी का परिवार 2 मिनट में गायब कर देंगे। मतलब तुम पे जो आरोप लग रहे हैं ये सब के सब बेबुनियाद है? हाँ साहब, सब झूठ है, हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन वो बड़ी वाली है ना साहब, उसका तो अफेयर था किसी के साथ। साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है ना कि वो सेक्सुअली एक्टिव थी। नहीं सर, हम कोमल और गुंजा को तो जानते तक नहीं थे। तो फिर बार बार तेरा नाम क्यों आ रहा है बीच में?
सर ब्रजेश भैया के साथ उन लोगों की लड़ाई थी। हो सकता है उनके साथ वो लोग हमें ही फंसाना चाह रहे हो। सर हम तो विद्यार्थी हैं। ये कन्हैया और इसका बड़ा भाई हवलदार ब्रजेश, दोनों पे नजर रखो। सब आइए सर। सर इसी पेड़ से दोनों लड़कियां लटकी हुई थी। आइए ना। एक मिनट वर्मा, जाओ। हाइट बहुत ज्यादा है। क्राइम सीन से ना तो कोई स्टूल मिला है ना ही कोई कुर्सी। इतनी हाइट पर जाकर फांसी का फंदा बनाना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। राइट सर। और गौर करने वाली बात यह भी है सर कि अगर इन दोनों को सुसाइड करना था तो यहीं पे आके सुसाइड क्यों किया? बात ही। हाँ बोलो। सर गांव में पता किया, रमाकांत का रवैया अपने बेटियों के खिलाफ अच्छा नहीं था। उसे बेटे की बड़ी चाह थी और जब कोमल के बाद गुंजा पैदा हुई तो काफ़ी निराश था। बेटियों से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। हमें कोई बात नहीं करना है और ये ट्यूशन में पैसा खर्चा करने के लिए नहीं है हमारे पास। स्कूल में पढ़ती हो ना तो पढ़ो, वरना छोड़ दो। वैसे भी कोई खास उम्मीद नहीं है तुमसे। वैसे तो अभी तक हम ये मानकर चल रहे हैं कि सुसाइड नहीं मर्डर है, पर ये भी तो हो सकता है कि सर यही पारिवारिक वजह हो दोनों के सुसाइड करने की। नहीं वर्मा, ये सुसाइड तो नहीं लगता। आई एम श्योर ये मर्डर ही है। हाँ, ये हो सकता है कि ब्रजेश और उसके छोटे भाई कन्हैया ने इस कांड को अंजाम दिया। ब्रजेश एक पुलिस वाला है, सबूत मिटाना उसके लिए मुश्किल तो रहा नहीं होगा। कितने ही केसेस में उसने देखा होगा कि सबूत किस तरह। हमारा नाम हरी सिंह है साहब। ये दीवार के पीछे का सारा जमीन और इधर वाला पूरा जमीन वहां तक हमारा ही है साहब। और इस कुएं से हम लोग सिंचाई करते हैं। हरी सिंह जी, आप कोमल और गुंजा को जानते थे? हाँ, गांव के बच्चे हैं साहब। वो यहीं गोपाल मास्टर साहब के पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं साहब। अच्छा, जिस दिन दोनों लड़कियों की लाशें मिली थी उस दिन किसी और को देखा था यहाँ पर? नहीं साहब, हमने तो किसी को नहीं देखा। लेकिन हाँ साहब, वो गोपाल मास्टर साहब ने सबसे पहले उन लाशों को देखा था। सर गुंजा और कोमल दोनों अच्छी लड़कियां थी। गुंजा तो पढ़ाई में बहुत तेज थी और गणित में उसके जैसी तेज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बिल्कुल सही है गुंजा, कैलकुलेटर गलत हो सकता है लेकिन तुम नहीं। क्या क्लास में कोई ऐसा लड़का था जिसकी कोमल या गुंजा से अच्छी खासी दोस्ती हो? सर ऐसा मेरे ध्यान में तो कोई भी नहीं है। हाँ, मैंने गुंजा को सर एक दो बार एक लड़के के साथ देखा। क्या वो लड़का कन्हैया था? नहीं सर, वो कन्हैया नहीं था। उसे तो मैं जानता हूँ, ये कोई और था और मुझे इसका नाम नहीं मालूम। मास्टर जी, कोमल और गुंजा की लाश सबसे पहले आपने देखी थी, तब टाइम क्या हुआ था? सर सुबह के तकरीबन 5:30 बजे थे और मैं उस रात को अपने घर पे नहीं था। मैं अपने मामा के घर गया था और अगले दिन तकरीबन उसी समय मैं अपने मामा के घर से वापस लौटा। तभी मैंने दोनों लड़कियों की लाश देखी और फिर सर मैंने तुरंत सबको सूचित किया। कोमल और गुंजा की लाश के पास आपने किसी और को भी देखा था? हो सकता है कोई यूं ही वहां से गुजर रहा हो, या कोई ऐसी चीज जो आपको थोड़ी अजीब लगी हो? नहीं सर। हेलो। अरे फिक्र मत करो आप, देखो पूछताछ तो होगी ही। हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, समझे? चलो रखता हूं मैं। कन्हैया। हाँ सर। तुम यहीं पढ़ते हो? हाँ। क्या इत्तेफाक है, कोमल की खास सहेली रानी भी यहीं पढ़ती है। जानते ही होगे। सर हमें नहीं पता कि कोमल का किस लड़की के साथ मिलना जुलना था। याद करने की कोशिश करो रानी। रानी चलो जल्दी। सर हमें कुछ नहीं पता, वो भैया आ गए तो हमें जाना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे रानी कुछ छिपा रही है हमसे, और इस कन्हैया का भी इस केस से कुछ ना कुछ लेना देना तो है। हाँ विशाल। सर गांव वालों ने बताया कि गुंजा को कई बार एक लड़के के साथ देखा गया था, लेकिन वो लड़का इस गांव का नहीं है। गोपाल मास्टर जी जिस लड़के के बारे में बता रहे थे, शायद ये लड़का वही हो। विशाल एक काम करो, गुंजा के स्कूल जाओ, वहां से पता करो, शायद वहां से कोई जानकारी मिले। ओके सर। कोमल और गुंजा 10 मार्च की रात को 8 सवा 8 बजे घर से निकली और अगले दिन तक उनकी कोई खबर नहीं। फिर 12 मार्च की अर्ली मॉर्निंग इन दोनों लड़कियों की लाशें इन्हीं के गांव के एक पेड़ से लटकी हुई मिली। 10 मार्च की रात से लेकर 12 मार्च की सुबह तक ये दोनों लड़कियां कहीं तो थीं, या तो अपनी मर्जी से या फिर फोर्सफुल। लगभग 33 घंटे ये लड़कियां जिस लोकेशन पे थी, हमें उस लोकेशन का पता लगाना है। अगर हमने इस लोकेशन का पता लगा लिया तो केस अपने आप सॉल्व हो जाएगा।
आइए सर। सर ये वर्मा, ये जगह सील करो और फॉरेंसिक को बुलाओ। अगर कोमल और गुंजा यहाँ थे तो उनके साथ जो हुआ है वो किसी हैवानियत से कम नहीं है। ये जो टायर के निशान है ये किसी हैवी व्हीकल के हैं, एसयूवी, ट्रक या टेम्पो। आसपास पता करो कि इस तरह की किसी बड़ी गाड़ी को देखा गया था क्या। ओके सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड दिखाया तो क्या हुआ? दोनों लड़कियों की लाशों को देखकर नहीं लगा तुम्हें कि उनका रेप और मर्डर हुआ है? हम तो वो क्या वो किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? हवलदार ब्रजेश और उसके छोटे भाई कन्हैया को? नहीं सर, हम किसी को नहीं बचा रहे। हमने अपनी कार्रवाई पूरी ईमानदारी से की है सर। अब ये नया मोड़ कैसे आ गया हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है ना? कोई बात नहीं, अब घर जाकर शांति से समझना। सस्पेंड किया जाता है तुम्हें। आउट। ये रही फॉरेंसिक रिपोर्ट। हमें जो दांत मिला था वो गुंजा का ही था। दोनों लड़कियों का ब्लड ग्रुप मैच हो गया है कलेक्टेड ब्लड से। दोनों लड़कियों के साथ सिर्फ रेप ही नहीं किया गया है बल्कि उनको बुरी तरह से मारा गया है। मारने से पहले उनको बुरी तरह से तड़पाया गया है। लेकिन आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो रेप का जिक्र है ना ही असॉल्ट का वार। सर वो हमारा पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, हमें कुछ समझ नहीं आया सर। बकवास मत करो, तुम सबके सब मिले हुए हो। आई विल रिपोर्ट अबाउट दिस। उन दोनों लड़कियों के साथ सिर्फ उन हैवानों ने ही जुल्म नहीं किया है बल्कि तुम सब भी शामिल हो इसमें। आउट आउट। हमें कोमल और गुंजा का दोबारा से पोस्टमार्टम करवाना होगा। बॉडीज को पटना भेज दो। सर टीचर गोपाल ने गुंजा को जिस लड़के के साथ देखा था उसका पता चल गया। मोहित नाम है उसका, गुंजा के स्कूल का ही। जी सर, गुंजा को हम जानते थे। हमारी दोस्ती भी एक एक्सीडेंट ही थी। हम उससे 2 क्लास सीनियर थे सर, फिर भी वो हमें मैथ्स पढ़ाती थी। बहुत होनहार थी। तू पसंद करता था गुंजा? जी सर, पर एज अ फ्रेंड। मेरे कहने का मतलब है हम उसे लाइक करते थे लेकिन दिल की बात कभी उसे बता नहीं पाए। तो 10 मार्च को जिस दिन गुंजा मिसिंग हुई तुझे नहीं पता वो कहाँ गई थी? नहीं सर, हमें तो अगले दिन जब गांव में बात फैली तभी पता चला। क्या जा सर, पटना से कोमल और गुंजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई। सर रिपोर्ट्स में लिखा है कि दोनों लड़कियों की बॉडी पे इंजरी मार्क्स मिले लेकिन रेप का कोई साइन नहीं है और मौत का कारण सुसाइड ही था। What? ऐसा कैसे हो सकता है? कोमल गुंजा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। पुलिस प्रशासन हाय हाय, मुजरिमों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। मुजरिमों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दूसरी पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद आईआईए के इरादों को भी शक के नजर से देखा जा रहा है। क्या ये एजेंसी किसी के दबाव में काम कर रही है या फिर लोगों के आक्रोश को शांत करने के लिए दोबारा और निष्पक्ष जांच का यह पूरा ढोंग रचाया गया है? विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि लोगों के विरोध और मीडिया द्वारा उठाए गए सवालों के चलते इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने दोनों लड़कियों की बॉडीज को तीसरी ऑटोप्सी के लिए दिल्ली ले जाने का फैसला लिया है। क्या तीसरी ऑटोप्सी से जांच को कोई नई दिशा मिलेगी या ये केस भी पुलिस रिकॉर्ड में बंद पड़ी अनगिनत फाइलों की तरह धूल फाकती रह जाएगी? फर्मा, इस केस में हमसे कुछ तो छूट रहा है। ये सुसाइड केस तो बिल्कुल नहीं है। विक्टिम की फैमिली का भी यही मानना है और मेरा भी। सर हमने अभी तक जितने भी एंगल्स टटोले हैं हमें हर तरफ डेड एंड ही मिला है। जिस जगह पर उन लड़कियों को टॉर्चर किया गया था वहां वो टायर के मार्क्स किस गाड़ी के हैं ये भी अभी तक पता नहीं चला हमें। वर्मा, एक काम करते हैं, इस केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉल रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स, सबको दोबारा से अच्छे से स्कैन करते हैं। शायद ऐसा कुछ मिल जाए जो अब तक हमसे छूट रहा है। वर्मा,
सर चाबा हुआ यार। जी सर। पांडे वर्मा, ये इतना बड़ा क्लू हमसे कैसे छूट गया? कौन सा क्लू सर? मोबाइल फोन। सर हम अपनी खोई हुई वर्दी की कसम खा के कह रहे हैं, हमें क्राइम सीन से कोई मोबाइल फोन नहीं मिला था। लेकिन हाँ, हम जब वहां पहुंचे उससे पहले बहुत सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। हो सकता है उनमें से कोई। सर कोमल के फोन की डिटेल्स आ गई हैं। पिछले 2 महीने में कोमल और कन्हैया के बीच में तकरीबन 400 कॉल्स हुए सर। तो ये कन्हैया की रासलीला है? फिर तो कोमल का फोन भी कन्हैया के पास ही होगा। नहीं सर, दरअसल मुकुंदपुर में 2 मोबाइल टॉवर हैं, एक कन्हैया के एरिया में है और दूसरा इन दोनों लड़कियों के एरिया में। लेकिन सर कोमल का फोन कन्हैया के एरिया में एक्टिव नहीं था। तो फिर कोमल का फोन कहाँ एक्टिव था? क्या हुआ साहब? अरे साहब, अगर ध्यान मारो, कोई भी गाना छूटना नहीं चाहिए। हर जगह चेक करो। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे रुकिए साहब, ये क्या क्या कर रहे हैं साहब? ये कांच का टुकड़ा मिला है, लगता तो मोबाइल का ही है। उस तरफ। वर्मा सर बाहर चेक करो। सर ये टूटा हुआ मोबाइल मिला है। अब और कितनी एक्टिंग करनी है रमाकांत, या फिर सच बोलना है? कैसा सच? क्या बोल रहे हैं ये? योगिता जी ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। कोमल कन्हैया से प्यार करती थी और ये बात आपके पति थे रमाकांत को पता चल गई, इसलिए कोमल और गुंजा दोनों को मार डाला इसने। ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब? हम अपनी बेटियों को नहीं मारे हैं साहब। तो फिर कोमल का ये मोबाइल फोन क्यों छुपाया? क्यों झूठ बोलता रहा अब तक? ये मोबाइल कोमल की लाश के पास से मिला ना तुझे? हम जान गए थे साहब, हमारी कोमल कन्हैया छुप छुप के बातें करती है। ये फोन अगर किसी के हाथ में लग जाता तो साहब बातें बाहर आ जाती साहब। हमारी बेटी के साथ अन्याय हो चुका है साहब। हम नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उन पर कोई लांछन लगे, इसलिए हम ये फोन छुपा दिए थे साहब। लेकिन जब हमको पता चला कि आप लोग को भी पता चल गया है तो हम ये फोन का सब मैसेज डिलीट किया और फोन तोड़ के बाहर फेंक दिए थे साहब। रमाकांत, अब तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। मानते हैं साहब, हम अपनी बेटियों के गुनहगार हैं साहब। बेटे के मुंह में हो गए थे साहब, इसलिए बेटी की काबिलियत को पहचान नहीं पाए। और आज जब वो नहीं है तब महसूस कर रहे हैं कि हम कितने आगे हैं साहब। और मैं समझ में नहीं आ रहा है इस रमाकांत पे कितना भरोसा किया जाए और कितना नहीं। एक काम करो, कन्हैया को उठा लो, उसी से होगा दूध का दूध पानी का पानी। सर हेलो, क्या हुआ वर्मा? दिल्ली से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर। कोमल और गुंजा का रेप हुआ था, वो भी कई बार। दोनों के साथ मारपीट भी की गई थी। कोमल की रीढ़ की हड्डी और गुंजा का जबड़ा टूटा हुआ था। हाँ सर, हम कोमल को चाहते थे, लेकिन 2 महीने पहले गुंजा ने हमको देख लिया था। सर गुंजा की उसकी बहन के साथ अच्छी बनती थी, इसलिए उसने किसी को बताया नहीं। लेकिन फिर हमारा कोमल से झगड़ा हो गया और उसने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर हमने कोमल की बेस्ट फ्रेंड रानी की मदद ली, उसे एक सॉरी कार्ड और एक फूल दिया कि वो कोमल को दे दे। सच्चाई अब मैं बताता हूं तुझे। तू कोमल के पीछे पड़ा था, उसने घास नहीं डाली तुझे, तेरी ईगो को ठेस पहुंची, इसलिए तूने कोमल और गुंजा को किडनैप किया, उनका रेप किया और उसके बाद मार डाला। और इस सब में तेरे भाई कांस्टेबल ब्रिजेश ने तेरा साथ दिया। यही सच्चाई है ना? नहीं सर, ये सच नहीं है सर। हम कोमल को प्यार करते थे, लेकिन जब उसकी लाश मिली तो हम एकदम डर गए थे। नहीं सर, कन्हैया को बहुत तोड़ा, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा। हो सकता है सर सच बोल रहा हूँ। तो क्या रमाकांत झूठ बोल रहा है? अगर रमाकांत उनको मरवाता तो कम से कम अपनी बेटी का रेप तो नहीं करता। तो फिर कोई ऐसा होगा जो ब्रजेश और रमाकांत के हुए बीच झगड़े को अच्छी तरह से जानता है और उस झगड़े का फायदा उठा रहा है। प्रदीप साहब, हम सच कह रहे हैं साहब, हमने ब्रजेश और कन्हैया को बात करते सुना था। ठीक है, मान लिया।
अब ये बता, जब ये दोनों ये बात कर रहे थे कितनी दूर थे तेरे से? ज़्यादा दूर नहीं थे साहब। हम ब्रजेश और कन्हैया के मोबाइल फोन की लोकेशन निकलवाएंगे। अगर उन दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन तेरे घर के आसपास निकली तो ठीक है, और अगर नहीं निकली तो फिर बैठा कर नहीं, उल्टा लटका कर तेरे से सच निकलवाएंगे। साहब उस दिन दोपहर को साहब रमाकांत भैया और ब्रजेश का झगड़ा हुआ था साहब। तो कन्हैया जो है हमारे इलाके में घूमता रहता है हमेशा। हमको जब ये बात पता चला तो हमको लगा कि वही दोनों होंगे साहब। मतलब उन दोनों को तूने ये बात करते हुए नहीं सुना था? नहीं साहब। तू अपना बदला लेने के लिए ब्रजेश को इस केस में फंसा रहा था ना, क्योंकि वो तेरी दुकान हटवा रहा था। माँ क्या बना रही हो? लो मैं ये उतार देती हूँ। लगी मुझे, मैं मलहम लेकर आती हूँ। बहुत जल रहा है, इसे ठंडा लगेगा। कितनी बार बोला है तुमको हमारी मदद करने की कोई जरूरत नहीं। अभी इतने नहीं बुढ़ाए कि घर का काम ना कर सके। अरे माँ, तुम तो 80 साल की भी हो जाओगी ना, तब भी बुढ़ी नहीं होगी। माँ ये दुपट्टा कैसा लग रहा है हम पे? सर, गोपाल मास्टर की मोबाइल की लोकेशन स्टडी की मैंने। 12 मार्च की रात को वो अपने मामा के घर पे था, लेकिन रात को 1 बजे वो घर वापस लौट आया था। सर हम रात को ही मामा के घर से जल्दी आ गए थे। तो पहले हमसे झूठ के बोला था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू भी शामिल है इस कांड में? नहीं सर हम बहुत डर गए थे सर। इतनी बड़ी बात पुलिस से क्यों छुपाई? सर हमने कहा ना सर, हम बहुत डर गए थे सर। हमने अपनी बीवी से पूछा, उसने कहा कि हमें इस पचड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। कहाँ लॉक थे? हमको नहीं मालूम, हमने नहीं देखा। टेम्पो किस रंग का था वो? हरा सफेद था सर। हम सच कह, वो टेम्पो पहले भी आया है। सर, इस लिस्ट में गांव के ऐसे 50 लोगों के नाम हैं जो अक्सर टेम्पो हायर करते हैं। उनमें से 4 या 5 लोग ऐसे हैं जो ज्यादातर हरे और सफेद रंग का टेम्पो हायर करते हैं। इन सबको उठाना, बैकग्राउंड चेक करो इनकी, और पता करो कि 10 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच ये कहाँ है। ओके सर। सर, सुमेरपुर गांव में कल रात को एक टेम्पो ने कार को टक्कर मार दी थी। कार में बैठे सभी लोगों की डेथ हो गई है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये वही टेम्पो है जिसकी हमें कोमल और गुंजा के केस में तलाश थी, और उस टेम्पो का ड्राइवर अभी लॉकअप में। हमारा नाम तो मनीष है। 10 से 12 मार्च के बीच में हमारा टेम्पो कहाँ था हमें नहीं मालूम है साहब, क्योंकि ये टेम्पो हमने 1 महीना पहले ही विजय से खरीदा है। नंबर दे विजय। जी सर। ये मनीष का बैकग्राउंड तो क्लीन है सर, लेकिन टेम्पो का ओरिजिनल मालिक विजय 10 और 12 मार्च की रात को समस्तीपुर के टीरी गांव में मौजूद था अपने 2 साथियों के साथ। ये देखिए सर, राहुल और सुनील। और उस घटना के कुछ दिनों के बाद इन तीनों ने ये गांव छोड़ दिया था। अभी इस वक्त तीनों के मोबाइल फोन कहाँ एक्टिव है? विजय का गुड़गांव में, राहुल का मुंबई में और सुनील का बेंगलोर में। लेकिन एक बात है सर, ये राहुल हरी का रिश्तेदार है। इस हरी को उठाकर पूछें। नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो ये तीनों अलर्ट हो सकते हैं। हम इन तीनों को एक साथ एक ही वक्त पर उठाएंगे। राइट सर। सब टारगेट कंफर्म हो गए, उठा लें? नहीं, अभी नहीं। शार्प 6 बजे तीनों को एक साथ उठाओ, ताकि किसी को भी बचने का मौका ना मिले। ओके सर। वर्मा, रोना तो अब तुम लोगों को जिंदगी भर है। चलो हो जाओ शुरू। बोलो क्यों क्या ये सब? बोलो। सर वो उस रात को सर
इस राहुल के सीडीआर में एक नंबर यहाँ का भी मिला है। यहाँ का? जी सर, इसी थाने से 10 मार्च को राहुल को कॉल किया गया था। किसने कॉल किया था? किसने कॉल किया था? सर जिस रात को हम लोग टेम्पो लेकर जा रहे थे उस रात को दरोगा साहब ने हमें रोका था। जी हाँ सर, 10 मार्च की रात को हमने उन तीनों लड़कों का टेम्पो चेक किया था। हाँ जी साहब। ये हेडलाइट कैसे खराब है? साहब वो थोड़ी सी बिगड़ गई है। बिगड़ गई? एक लाइट से गाड़ी नहीं चला सकते, पता है ना? कहाँ से आ रहे हो? ये पीछे वाली सड़क से आ रहे थे। एक्सीडेंट किया हो कहीं? नहीं साहब, कुछ भी नहीं किया। टेम्पो में पीछे क्या है? पीछे खोल के दिखाओ। ए साहब पीछे आओ। तुमने उन दोनों लड़कियों को उस टेम्पो में देखा था, फिर भी वो टेम्पो जाने दिया क्यों? क्यों? गुंजा को हम उसकी औकात दिखाना चाहते थे। हमारे भतीजे के पीछे पड़ी थी वो। तुम्हारा भतीजा? मोहित भतीजा हमारा, वो उसको फंसा रही थी सर। औकात से बढ़ के सपने देख रही थी वो लड़की। उसके समाज के लोग हमारे घर के सामने से गुजरते नहीं है। और वो गुंजा? सर दरोगा बाबू के साथ हमारी डील हो गई थी कि वो हमें छोड़ेंगे, बदले में हम उनको लड़कियां परोसेंगे। लेकिन हमने लड़कियों का रेप नहीं किया। सुन, इनके लोगों ने पूरा गांव से पे उठा रखा है। बेहतर होगा तुम लोग निकलो अभी के अभी, चलो। अरे लेकिन इन लड़कियों का क्या करें? उड़ने का शौक है ना इनको, हवा में लटकाते हैं। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तो नहीं बतलाई थी ना? जी सर, पटना हॉस्पिटल में हमारा आदमी है, हमने उसी को बोल के रिपोर्ट्स बदलवाए। ऐसी भी क्या दुश्मनी थी तुम लोगों की उन दोनों लड़कियों से जो पहले उनका रेप किया और उसके बाद इतनी बेरहमी से मार डाला दोनों को? ये हट, पूरा पानी अशुद्ध कर दिया। तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती क्या? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चलो आज इनको तबियत से सिखाते हैं। ए विजय, इनको पकड़ टेम्पो में डाल। एक लोटा पानी? अरे एक लोटा पानी तो तुम लोग कुल्ला करके फेंक देते हो। सिर्फ एक लोटा पानी के लिए तुमने दो लड़कियों का रेप किया, उन्हें इतनी बेरहमी बेदर्दी से मार डाला। इतना कुत्तों की इनकी चीखें मुझे मेरे केबिन में सुनाई देनी चाहिए। बतौर पत्रकार हमारे सामने कई केसेस आते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनकी हकीकत निश्शब्द कर देती है। नेशनल क्राइम ब्यूरो में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के आंकड़े महज आपराधिक आंकड़े नहीं है, बल्कि हमारे देश में महिलाओं की परिस्थिति और महिलाओं के प्रति हमारी सामाजिक सोच की घिनौनी तस्वीर पेश करते हैं। और तो और किसी खास तबके के लोगों के शोषण की मंशा से उनकी बहू बेटियों को यूं निशाना बनाना हमारे समाज की रूह में बसे उस वायरस को दर्शाता है जिसका इलाज किसी भी लैबोरेटरी में मिलना नामुमकिन है। इस वायरस की दवा हमारे भीतर है। जब तक हम हमारी मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक ये वायरस विकराल रूप लेता रहेगा। इस केस के सारे आरोपी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। गुंजा और कोमल के माता पिता को कानून यकीनन न्याय दिलवाएगा, लेकिन क्या कोई भी कानून उनके दुख को कम कर सकता है? जाति भेद, महिला उत्पीड़न और कानून व्यवस्था में मौजूद कमियां, ये केस समाज में फैली इन सारी स्थितियों को उजागर करता है। औरतों के खिलाफ हो रहे अपराध हमारे समाज पर लगा एक कलंक है। एक समाज तभी प्रगति कर सकता है जब उस समाज में रहने वाली हर महिला को सम्मान और बराबरी का मौका मिले। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के 30 दिन 30 यूनिक केसेस की श्रृंखला में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। जहां औरतों के लिए मर्यादा और संस्कृति के नाम पर जो सीमा रेखा तय की गई है, अगर कोई औरत उसे पार करने की हिम्मत करे
तो ये हमारे पुरुष प्रधान समाज के लोग इंसानियत और क्रूरता की हदें लांघना अपना फर्ज समझते हैं। इस समस्या पर गहराई से रोशनी डालेंगे हमारे आज के मेहमान शम्स ताहिर खान। इज्जत और आबरू ये वो शब्द हैं जिनकी वजह से देश में हजारों क्राइम होते हैं। ये शब्द औरत और लड़कियों से इस कदर जुड़े हुए हैं कि इसका खामियाजा उन्हें अक्सर भुगतना पड़ता है। कभी औरत को सबक सिखाने के लिए उनकी आबरू लूटी जाती है, तो कभी लड़कियों को अपने तरीके और अपनी आज़ादी से जिंदगी जीने की जुर्रत के एवज में उन्हें इज्जत का वास्ता दिया जाता है। उन्हें सदियों पुरानी शोषित महिलाओं के तौर पर जीने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि गांव के मुकाबले शहरों में औरतों के अधिकार और आज़ादी कहीं ज़्यादा बेहतर है, लेकिन तभी तक जब तक कि वो समाज के नियम को मानती हैं। जैसे ही वो इस नियम को तोड़ने की कोशिश करती हैं, उनके प्रति अपराध बढ़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। माँ मेरा टिफिन रेडी है? हाँ बेटा रेडी है, पहले नाश्ता तो कर लो। नहीं माँ, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही हूँ, आप बस मेरा टिफिन दे दो, मैं निकलती हूँ। अच्छा अभी लाई। बेटा थोड़ा सा तो खा लेती। नहीं माँ, बहुत लेट हो चुकी हूँ। 2 टिफिन? 1 रोटी तो खाई नहीं जाती जया तुमसे, फिर ये 2 टिफिन किसके लिए? भाभी वो क्या है ना कि हम लोग ऑफिस में साथ में लंच करते हैं, तो कहीं कम पड़ जाए इसीलिए। तुम्हें तो फ्री में खिलाते ही हैं, अब तुम्हारे स्टाफ को भी फ्री में खिलाएं। बहू जरा संभाल के बात करो। माँ सही तो कह रही है वो, सरकारी नौकरी है, इतना अच्छा कमाती है, ये नहीं कि घर में मदद करे। क्या मैं और पापा मिलके पूरे घर का बोझ उठाएं सिर्फ? मनोज, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस घर में लड़कियों की कमाई नहीं ली जाती। रोज रोज नाटक क्यों होता है इस घर में? ठीक है पापा, नहीं करेंगे तमाशा, लेकिन इसको समझा लीजिए, एक घर है, धर्मशाला नहीं है कि। बस बस, अब बस भी करो। थैंक यू यार, तुम रोज रोज मेरे लिए लंच लेके आती हो, नहीं तो पता नहीं कैसे रोज रोज मैनेज होता मेरा। इसमें थैंक यू की क्या बात है, आप अभी अभी ट्रांसफर होकर आए, अब इतनी जल्दी घर से खाना मैनेज करना इतना आसान थोड़ी है। तो फिर आप तीनों टाइम बाहर से खाना मैनेज करेंगे, चलेगा आपको? चलेगा, लेकिन तुम मेरी वजह से परेशान हो, ये नहीं चलेगा। मैनेजर साहब तो अभी भी मदहोश लग रहे हैं, सही होश उड़ाए तेरे परफ्यूम ने। देख ले कहीं सहारे वाले की जरूरत तो नहीं उन्हें। चुप करना, वैसे ही पूरा ऑफिस मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ऊपर से तू भी बकवास करी जा रही है। अरे जया, तू कहाँ जा रही है? अभी तो 1:30 भी नहीं बजा। अरे इतनी तो उसे भूख भी नहीं लगी रहती है जितनी इसे खिलाने की पड़ी रहती है। जया, ये तो होना ही था। अब ऑफिस में बॉस के साथ रोमांस चलेगा तो ऐसी बातें तो सुननी पड़ेंगी। अब नंदू जी, ये टिफिन आप प्रवीण सर को दे देंगे? अंकल जी, बहुत अच्छी कढ़ाई की है आपने, ऑफिस की सारी लड़कियां तारीफ कर रही थी। ये लीजिए, इसे भी कल शाम तक ऐसे ही करके दे दीजिएगा। ठीक है बेटा। और हरीश, कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है दीदी। बेटा अब तू ही इसे समझा, पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन इसको बोल थोड़ा काम में भी मन लगाए, मेरा भी हाथ बटाए। ये बात तो सही कह रहे हैं अंकल, पढ़ाई के साथ साथ इनके काम में भी हाथ बटाया करो। जी दीदी। अच्छा अंकल, अब मैं चलती हूँ, इसे कल शाम तक दे दीजिएगा। ठीक है बेटा।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? टिफिन देने आओ तुम्हारा। आपने अभी तक खाना नहीं खाया? तुमने खाया? क्यों? मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी और आपकी कोई बदनामी हो। अरे हमारी कोई बदनामी नहीं कर सकता है, पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। प्रवीण, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जया, तुम्हारा ऑफिस 5 बजे खत्म होता है, 7 बज रहे हैं इस समय। कहाँ थी अब तक? भैया वो ऑफिस में आज ज़्यादा काम था। हाँ, अब ये सबको खाना खिलाने के साथ साथ सबका काम भी तो करती है ना। वैसे भी सरकारी नौकरी में 9 से 5 का टाइम होता है, लेकिन ये मैडम ये तो ओवर टाइम करती है ना। दिन भर की थकी हारी मेरी बच्ची घर आई है, ये नहीं कि कोई पानी पूछे, बस ताने मारते हैं। ये ले बेटा, पानी पी ले। तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। ला, ये मुझे दे। पापा, माँ को तो अपनी लाडली बेटी में ना कोई नुक्स नहीं दिखता है, लेकिन आप तो कुछ बोल सकते हैं ना। जवान लड़की है, कुछ ऊंच नीच हो गई ना, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। अरे उसकी नौबत नहीं आई, हम समय से उसकी शादी करके उसे ससुराल भेज देंगे। मैंने कुछ लड़कों के फोटोग्राफ मंगाए हैं, जो लड़का पसंद आएगा उससे बात आगे बढ़ा देंगे। आओ, ये है अपना आलीशान महल। बाप रे, कितना गंदा कर रखा है घर को। ये देखो, ये गीला टॉवल कैसे रखा, और ये पजामा, ये कोई टी शर्ट रखने की जगह है? हाँ, इतनी गंदगी में कैसे रह लेते हो तुम? देखो, शादी से पहले ये सब नहीं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और प्यार दुनिया की सबसे प्यार चीज होती है। और जल्दी हमारी शादी तो हो ही जाएगी, उसके बाद तो ये सब होना ही है ना। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अरे तुम दोनों एक साथ कहाँ से आ रही हो? ये तो मुझे यहाँ गेट पर ही मिली। ले पानी पी और बैठ। अरे जया, आ गई तुम, आओ बैठो। बेटा, तेरी शादी के लिए कुछ लड़कों के फोटोग्राफ्स आए, तू देख ले, पसंद कर ले, फिर हमें बता दे। ये देख, हमने तेरे लिए इस लड़के को पसंद किया है। लड़का बहुत अच्छा है और तेरी ही तरह सरकारी नौकरी भी करता है। पापा, वो मैं आपको बताने ही वाली थी। हाँ बोलना। मैंने अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। कौन है, क्या करता है? बताऊंगी और आप लोगों से मिलवाऊंगी भी, और आप लोगों को भी वो बहुत पसंद आएगा। बहुत गर्मी है तेरे शरीर में, हाँ? बहुत गर्मी है तेरे शरीर में। मेरा ही पति मिला था तुझे फांसने के लिए, डोरे डालने के लिए। शर्म नहीं आती तुझे? एक औरत होकर दूसरी औरत से घर तोड़ते हुए। सुन, अगर मर्दों को रिझाने का ज्यादा ही शौक है ना, बाजार में जाके बैठ। यहाँ क्या कर रही है तू? कौन है तू? हाँ, और ये क्या बकवास करे जा रही है? दिमाग तो सही है तेरा? सुन, मैं तुझे जानती तक नहीं हूँ। मैं तेरे जैसी 2 टकी औरतों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। तू बता दे कैसा है? क्यों ये औरत तेरे साथ हाथापाई कर रही है और किस बात का इल्जाम लगा रही है तुझ पे? मैं इस औरत को जानती तक नहीं हूँ। इसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये क्यों ऐसा कर रही है मुझे नहीं पता। झूठ मत बोल, सब पता है तुझे। हर जगह हमारी नाक कटवा चुकी है। तू हो रही है हमारी। भाभी, मम्मी की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ।
मैं जानती तक नहीं हूँ इस औरत को। भाभी आपको पता है ना दीदी झूठ नहीं बोलती, ऐसा कुछ होता तो पहले ही बता देती। वायरल वीडियो ये किसी खतरनाक हथियार से कम नहीं है। आखिर इस वायरल वीडियो का सच क्या है? ये औरत कौन है जो जया को गालियां दे रही है, उस पर हमले कर रही है? कहीं इस औरत ने जया को कोई और लड़की तो नहीं समझ लिया और उसके साथ गाली गलौज करने लगी, या फिर जया की जिंदगी के साथ उसका कोई रिश्ता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पे यकीन करूं और किस पे नहीं। अरे जया, ये वीडियो वायरल हो चुका है और तुम कह रही हो कि तुम उस औरत को जानती नहीं हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या कर रहे हो तुम? बैग क्यों पैक कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जयपुर जा रहा हूँ माँ से मिलने, मंडे को आऊंगा। इस वक्त जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तुम मुझे ऐसे छोड़ के जा रहे हो। देखो मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि एक बार पापा से चल के मिल लो। उन्होंने मुझे संडे को लास्ट चांस दिया है, अगर तुम उनसे नहीं मिले तो वो मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। अच्छा है, अपने पिताजी की पसंद के लड़के से शादी कर लो, क्योंकि अगर ये हाथ से निकल गया ना, कोई लड़का तुमसे दोस्ती तक नहीं करेगा। अच्छा अब जाओ यहाँ से, चलो मुझे बहुत काम है। अरे जाओ यार, मूड मत खराब करो मेरे, जाओ एक बार जाओ। ये देखिए, ये आदमी किस बेरहमी से इस औरत को पीट रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज जो आजकल चारों तरफ वायरल हो रहा है, इसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि औरतें आजकल खुद अपने घरों में कितनी महफूज हैं। इस शख्स के चेहरे को गौर से देखिए, इस पे हैवानियत और दरिंदगी साफ नजर आ रही है। हैरानी की बात ये है कि आदमी इस औरत का पति है। अब कोई कैसे यकीन करेगा कि उसने इसके साथ 7 फेरे लिए। तेरा बॉस है ना ये सुरक्षा और प्रवीण आहूजा, देने की देख कितनी बेरहमी से मार रहा है अपनी बीवी को। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें शालिनी आहूजा इस लड़की को पीट रही थी और कह रही थी कि उसने इसके पति को चुराने की कोशिश की है। मतलब शालिनी को प्रवीण और उस लड़की के अफेयर का पता चल गया और उसने इसी गुस्से में जयपुर से दिल्ली आकर उस लड़की को मारा और वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो प्रवीण ने भी देखा। प्रवीण वीडियो देखकर गुस्से में जयपुर गया और सबक सिखाने के लिए अपनी पत्नी को जानवरों की तरह मारा। पर सवाल ये है कि वो लड़की जिसकी वजह से ये बवाल खड़ा हुआ, जिसने एक शादीशुदा आदमी से अफेयर चलाया और बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ने की कोशिश की, उसे अपने किए पर जरा भी शर्म आई या नहीं? उसकी परवरिश कैसी होगी? कौन होंगे उन देख लिया, कितनी बार मैंने आपको समझाया था चीजों को संभाल लो, उस पे लगाम लगाओ, पर नहीं, हमारी लाडली बेटी है, अब भुगतो इसको। बड़ी तड़ी में रहती थी कि पूरी दुनिया में बस एक यही औरत हो जो नौकरी कर रही है। अब मैं अपने मायके में क्या मुंह दिखाऊंगी? इस लड़की की वजह से हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आओ जया, आओ। अरे आओ ना। देखो ये मेरे कजन सुमित का फ्लैट है, अच्छा है ना? खाली पड़ा था और जब मैंने उसे तेरे बारे में बताया तो उसने कहा तुझे जब तक यहाँ रहना ना तू रह सकती है। देख फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है तो तुझे कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। बैठ। देख तू इतना मत सोच, अब जो होना था वो हो गया। और जय मेरी बात याद रख कि सारे लोग प्रवीण जैसे नहीं होते। तू भी भूल जा उस कमीने को और लाइफ में मूव ऑन कर, एंजॉय कर। सर इसका नाम जया पांडे है और ये 2 दिन से गायब है। ये वही लड़की है ना जिसका वीडियो वायरल हुआ था? यस सर, और इस वीडियो की वजह से इस बेचारी को बहुत कुछ झेलना पड़ा। सर जहाँ जाती थी लोग इसका मजाक उड़ाते थे, ताने देते थे। और सर सबसे बुरी बात ये कि इसके घर वालों ने इसको अपने घर से बाहर निकाल दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने कज़न के खाली फ्लैट में इसको शिफ्ट करवाया था और इसे समझाया भी था कि दूर रहे इस कमीने प्रवीण से, पर इसने मेरी बात नहीं सुनी सर और जयपुर चली गई उससे मिलने।
है यहाँ? मेरी गृहस्थी में कलेश डाल के तुझे चैन नहीं मिला जो अब यहाँ तक पहुँच गई? देखो, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं तुमसे बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे एक बार प्रवीण से मिलने दो। हे भगवान, ये तो बहुत ही बेशर्म औरत है। तेरी औकात दिखाती हूँ मैं अभी। तू आई कैसे यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? चल अंदर। तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। समझता क्या है तू? यहाँ तक आ गई? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल अंदर। और अब आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी। आवाज? मैं चिल्लाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं उस कमीनी को। क्या चाहिए? क्या लेने आई है यहाँ? सस्पेंड करवा दिया ना मुझे, अब क्या चाहिए? देखो, मैंने तुम्हें सस्पेंड नहीं करवाया है। तुम्हारे उस वायरल वीडियो की वजह से पूरे डिपार्टमेंट ने ये एक्शन लिया। हाँ तो तू भी अब एक्शन ले और निकल जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं गला दबा के तेरी जान से मार दूं, कट ले। हाँ, मार डालो। खोलो दरवाजा। मार डालो मुझे भी और तुम्हारे बच्चे को भी। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। किसका पाप मेरे गले डाल रही है? तेरे जैसे कोई भरोसा थोड़ी है। मेरे जैसे का क्या मतलब है तुम्हारा? टाइम पास, और क्या? जैसे 2 बार हंस के बात क्या कर लो, गले पड़ जाती हैं, जैसे तुम मेरे गले पड़ रही है। देख, शराफत से बोल रहा हूँ, निकल जाए यहाँ से, दोबारा इधर दिखियो मत, ठीक है? वरना जान से मार दूंगा तुझे मैं। अरे चल ना, चल। जब उसने मुझे ये सब बताया सर, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे बहुत सुनाया भी। फिर जाके उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो प्रवीण से कभी बात नहीं करेगी। ये वही शालिनी और प्रवीण आहूजा हैं जिनके डोमेस्टिक वायलेंस का वीडियो मीडिया के हाथ लग गया और फिर मीडिया गिद्ध के जैसे उनके पीछे पड़ गया। अब फिर ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएंगे और मीडिया हर जगह इस खबर को उछालेगा। सर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज जया को ढूंढ दो। जया को आखिरी बार कब देखा था आपने? सर, मिले हुए तो मुझे बहुत टाइम हो गया, पर मेरी लास्ट बात 28 तारीख को हुई थी। 29 तारीख को हम लंच पर जाने का सोच रहे थे, पर जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। सर, फिर 30 तारीख को भी जब मेरी उससे पूरे दिन बात नहीं हुई तो 1 तारीख को मैं उसके घर गई। सर, मेरे पास उसके घर की एक एक्स्ट्रा चाबी है। जया? सर, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो जया वहाँ पे नहीं थी। जया? पर उसका फ़ोन, लैपटॉप, पर्स सब वहीं पर था सर। मुझे लगा कहीं पास में गई होगी तो ले जाना भूल गई होगी। सर, मैंने वहाँ पे बहुत इंतज़ार किया पर जया वापस आई ही नहीं। राजीव सर, फोर्स एंट्री या फिर स्ट्रगल का तो कोई निशान नहीं दिख रहा। देखो अच्छे से, कुछ और मिलता है तो। ये सीसीटीवी पहले से यही था? नहीं सर, ये जया ने शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद ही लगवाया था अपनी सेफ्टी के लिए। ऑलरेडी उसके साथ इतना कुछ हो चुका था, फिर यहाँ वो अकेले रह रही थी, मुझे भी लगा होना चाहिए। सर, इस खिड़की के बाहर से कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। सर, एक्चुअली पीछे वो खाली प्लॉट है जहाँ पे लोग अपना कचरा वगैरह डालते हैं, इसलिए बहुत बदबू आ रही है। जल्दी सब लोग। जया! जया! पीछे पीछे हुए प्लीज। लोगों को हुआ क्या है यार? इंसानियत बची नहीं है, हैवान हो गए साले। मतलब लड़की को पेट काट के मारा और फीटस भी निकाल दिया। देखो आसपास कुछ मिलता है तो। सर, कहा नहीं जा सकता कि कितनी बार चाकू से वार किया गया पेट पे। पेट को बुरी तरीके से काटा गया है, बच्चे को बाहर निकाला गया है और बच्चे पर भी चाकू से वार किया गया है। मिश्रा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजो और फीटस का डीएनए टेस्ट करवाओ। जया का फ़ोन सीज करो, फैमिली को इन्फॉर्म करो और घर के पास में अगर कोई सीसीटीवी है तो वो चेक करो। पता लगे कि इतनी रात को अकेले निकली क्यों थी। जिसने भी ये किया है बचना नहीं चाहिए। किसी गर्भवती महिला के कत्ल से बड़ा पाप दुनिया में शायद ही कोई दूसरा हो। फिर यहाँ तो कातिल ने औरत का पेट चीर कर उसके अजन्मे बच्चे को ही बाहर निकाल लिया। यह औरत जिसकी पहचान जया पांडे के तौर पर हुई है, कहीं बिन ब्याही मां बनने की सजा तो उसे नहीं मिली,
या फिर बिना शादी के मां बनने की जो समाज का नियम और कानून उसने तोड़ा है, ये उसका नतीजा तो नहीं? इंस्पेक्टर साहब, हर माँ बाप की तरह हमने थोड़ी सख्ती की थी उसके साथ, पर ये तो सब उसकी भलाई के लिए था ना। कितनी बार समझाया था उसे, पर नहीं मानी। घूम रही थी उस कमीने शादीशुदा इंसान के पीछे। उस कमीने ने इसकी जिंदगी बर्बाद तो कर ही दी थी, अब जान भी चली गई। आपका कहने का मतलब है कि जया की मौत में प्रवीण आहूजा का हाथ है? सिर्फ हाथ नहीं है सर, उसी ने मारा है इसे। रोज घर वालों से लड़के उसके लिए टिफिन लेके जाती थी, खाना खिलाती थी उसे। देखिए अब क्या कर दिया। साहब को दूध पिलाया, साहब ने ही डस लिया। आप लोगों को पता था कि जया प्रेग्नेंट है? नहीं इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी याद आता है, ऐसी कोई भी बात जो इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सके, तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। और क्या बताना रह गया इंस्पेक्टर साहब, बोल तो रहे हैं हम लोग। वो कमीना है ना प्रवीण, हड्डियां तोड़ी आप उसकी, खुद ब खुद सब उगल देगा वो। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, छोड़ना मत उसको। जब तक मेरी बेटी जिंदा थी तो बदनाम कर दिया उसे, और उससे मन नहीं भरा तो मार दिया मेरी बच्ची को। मैंने तो पहले ही कहा था इस पे भी नजर रखो। जो कसर उसने छोड़ दी है ना, कहीं ये वो पूरी ना कर दे। देखा नहीं था जब पुलिस वालों के सामने रो रही थी तो वो लोग हमें कैसे देख रहे थे? वो तो नाक कटवा के गई है, ये तो पूरे परिवार को जेल भिजवा के मानेगी। ये वही शालिनी आहूजा है ना, प्रवीण की पत्नी? जी सर, और ये फुटेज 28 तारीख के शाम 5:30 बजे की, जिस दिन जया ने प्रीति से आखिरी बार बात की। पता करो शालिनी के साथ ही आदमी कौन है। सर ये मेरा भाई राजू तोमर है। अच्छा, आपके भाई हैं? तू ये वो बाहुबली जिसे प्रेग्नेंट लड़कियों पर अपनी मर्दानगी दिखाने में बड़ा मजा आता है? नहीं सर। अपने जीजा को दिखाई थी ये ताकत जो एक लड़की को प्रेग्नेंट करके भाग गया? नहीं सर, ये झूठ है। चुप! तेरा सच झूठ सब बराबर कर देंगे। अपने पति पर गुस्सा नहीं आता, वहां दिखानी थी ना ये ताकत, या फिर चुपचाप वहां मार खाती है और उस बेचारी लड़की पर जोर आजमाइश करते हो तुम सब? जया के घर क्यों गए थे? क्यों मारपीट की उसके साथ? सर क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो प्रवीण को कांटेक्ट कर रही थी, जबकि प्रवीण उससे बात तक नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमसे समझाने गए थे सर उसे। मैं फैसला तुझे क्यों आई? हाँ? समझ में नहीं आता तुझे? हाँ? छोड़ो, समझ में नहीं आता। मना किया था तुझे जेल के 5 साल से? हाँ मना किया था ना। सुन, दोबारा आई ना, अच्छा नहीं होगा, मार डालूंगी मैं तुझे। तो मेरी बात इसे समझाना कहते हैं, ठीक है? दामिनी, इन्हें इनकी भाषा में कुछ समझाओ। सर नहीं। बस आया समझ में? और अब तेरी समझने की बारी। बहुत मजा आता है ना तुझे लड़कियों के कपड़े फाड़ने में? विकास, जैसे इसने जया के कपड़े फाड़े थे ना, एक एक कपड़ा फाड़ा इसने। नहीं सर गलती हो गई सर गलती हो गई सर बहन का सोच के गुस्सा आ गया था सर। तो इसके साथ वापस आ गया था ना? फिर दोबारा कब गया था जया के घर मारने के लिए उसे? बाहर कैसे बुलाया उसे? सर मैं सिर्फ एक ही बार गया था दीदी के साथ सर, मैंने उसे नहीं मारा सर, सिर्फ मैं एक बार समझाने गया था सर। फिर से समझाने? सर धमकी देने गया था सर, बस उसे ये कहने गया था कि जीजा जी से दूर रहे सर, पर सर मैंने उसे नहीं मारा सर, सच में। पड़ा रहने दो उसको, यहीं मॉलेस्टेशन का केस बनाओ। मॉलेस्टेशन? सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर। दामिनी, समझाओ इसे कैसे कर सकते हैं। सर प्लीज सर। हाँ राजीव, कुछ और मिला? जी सर, ये देखिए सर, 28 तारीख जिस दिन शालिनी और उसका भाई जया के घर गए थे, उसी रात 11 बजे की ये फुटेज सर। यहाँ पे प्रवीण जया के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है। साले फ्रॉड,
सस्पेंड होकर चैन नहीं पड़ा, जो मर्डर करके जेल जाने की तैयारी कर रहा है। पहले उस लड़की को फंसाया, फिर उसको प्रेग्नेंट किया और फिर उसका मर्डर कर दिया। और उसको तो मारा ही, उसका पेट चीरकर उस बच्चे को भी मार दिया। अरे सर, जैसा आप बोल रहे हैं मैंने वैसा कुछ नहीं किया है। क्यों गया था उसके घर? क्योंकि उसने मेरा जीना हराम कर दिया था, ये बोल बोल के कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर। हमने जब भी सेक्स किया हमने प्रोटेक्शन यूज किया है। पता नहीं किसका पाप मेरे गले बांध रही थी। और तूने उसके पेट पर लात मार के उस पाप को मिटा दिया। अरे सर, मैंने अपना पाँव जरूर उठाया था, लेकिन लात उसके पेट पर नहीं, मैंने जमीन पर मटकी थी। मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने पता करवाया, 28 तारीख की रात 11 बजे के आसपास जया के घर वाली एरिया में कोई मेजर फॉल्ट हुआ था, जिस वजह से लाइट चली गई थी, जो अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास वापस आई। मतलब सीसीटीवी लाइट जाने के कारण बंद हुआ था। मलिक, हमारे पास और कोई तरीका नहीं अब ये पता करने का कि प्रवीण के जया के पेट में लात मारने के बाद क्या हुआ, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो अपने घर चला गया था और सुबह तक वहीं था। लाइट आने के बाद के सीसीटीवी में कुछ मिला? नहीं सर, 29 तारीख को सुबह लाइट आने के बाद से जया के घर पे कोई नहीं आया था, घर खाली ही था। 1 अक्टूबर की सुबह 11 बजे के आसपास प्रीति वहाँ आई थी, शायद जया को ढूंढते हुए, और उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ से वो चली गई। मतलब जया 28 तारीख की रात को और 29 तारीख की सुबह 11 बजे के बीच में ही अपने घर से निकली थी। सर ये देखिए सर, यही फुटेज शालिनी उसके भाई और प्रवीण के आने से पहले दोपहर 3 बजे की है। सर इसमें जया के चेहरे पर मारपीट के निशान है। इसका मतलब कोई और भी है जो जया के साथ मारपीट करता था। प्रीति ने बताया था कि जया की फैमिली भी उसके साथ मिसबिहेव करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके खुद के माँ बाप के घर में ये सब हुआ? जी सर, मैंने मॉर्ग में भी नोटिस तो किया था। जया की माँ ने जया का चेहरा देखने के बाद इमीडिएटली मनोज का चेहरा देखा था, एज इफ मनोज ने उसे मारा। हेलो सर, मैं मानसी पांडे बोल रही हूँ, जया पांडे की छोटी बहन। सर मुझे आपको कुछ बताना है। सर मैं पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती। सर हम कहीं बाहर मिल सकते हैं क्या? ठीक है। सर प्रवीण ने दीदी को सिर्फ यही झूठ नहीं बोला था कि वो शादीशुदा नहीं है, बल्कि दीदी को शादी का झूठा प्रॉमिस भी किया था, और वो आदमी झूठे वादे करके उन्हें बदनाम करके भाग गया। और तुम्हारी फैमिली ने क्या किया? जया को सपोर्ट किया? सपोर्ट? बाहर वालों से भी ज़्यादा जीना हराम कर दिया था उन लोगों ने। पापा हमारी फीलिंग्स कभी नहीं समझते थे, और मनोज भैया वो तो हमेशा दीदी से किल से रहते थे, क्योंकि भैया को बर्दाश्त ही नहीं था कि दीदी की सैलरी उनसे ज़्यादा है और वो घर खर्च के लिए पैसे भी नहीं देती। इसकी वजह भी पापा ही हैं, क्योंकि वो लड़कियों की कमाई खाना ही नहीं चाहते थे। और तुम्हारी माँ और भाभी? हाँ बेचारी की चलती का है, और भाभी वो तो हमेशा ही आग में घी डालने का काम करती हैं। जब दीदी का वीडियो वायरल हुआ था, पापा भैया भाभी इन लोगों ने दीदी का जीना हराम कर दिया था। तरस खाम पे और नहीं झेल सकते तुझे, निकल मेरे घर से। पापा मैं कहाँ जाऊंगी? तू तो कहीं भी जा सकती है ना, तेरे जैसी चंट लड़कियों के लिए दुनिया में कोई कमी है क्या? जा ढूंढ ले फिर से कोई शादीशुदा आदमी। नहीं पापा मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं बेटा, नहीं बेटा, और आगे से शक्ल मत दिखाना अपनी। तीनों ने मिलकर जबरदस्ती दीदी को घर से बाहर निकाल दिया। माँ उन्हें रोक नहीं पाई, और फिर जब कुछ दिन पहले दीदी माँ से मिलने घर आई तो पानी देना। फिर आ गई तू, फिर आ गई तू। दूर खड़ी रहो। तुम्हारे लाड प्यार की वजह से इसकी हालत हुई है। ये इधर आज तेरा मैं वो शक करूंगा ना, इस घर में कदम रखने से पहले डरेगी तू। तेरी भी हड्डी बच्चे कर दूंगा मैं। सर भैया ने मुझे भी धमकी दी है कि मैंने अगर आप लोगों को कुछ भी बताया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। मुझे तो लगता है दीदी के मर्डर में मेरी फैमिली का हाथ है, उन्होंने ही जया दीदी को मारा है। जया की किसी लड़के से बात पक्की हुई थी ना? आदित्य वर्षने नाम है उसका, गुरुग्राम में रहता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करता है। सर बहुत ही अजीब आदमी है, दीदी से शादी करने के लिए मरा जा रहा था। तुझे मना करा था ना, पुलिस के पास नहीं जाना है। मैंने तो पहले ही कहा था इस पे नजर रखो, ये हमें जेल भिजवाए बिना नहीं मानेगी। बोल, अब जाएगी पुलिस के पास? जाएगी? अब जाएगी? सर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि जया इस दुनिया में नहीं है, और उसके साथ जो भी हो ना सर, सिर्फ उसमें उसका इतना कसूर है कि उसने उस कमीने प्रवीण से प्यार किया। सर बहुत इनोसेंट थी सर वो। और तू कैसा है?
सिर्फ अच्छा ही है या इनोसेंट भी है? क्योंकि आजकल के जमाने में तेरे जैसे लड़के मिलना बहुत मुश्किल है, जो सब जानते हुए भी शादी करने के लिए तैयार हो गए। सर मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि किसी को दूसरा चांस ना दूं अगर उससे कुछ गलती हो जाए, और यहाँ पे तो जया की गलती भी नहीं थी ना सर। 28 सितंबर की शाम से 30 सितंबर की सुबह तक कहाँ था? मैं गुरुग्राम में था सर, अपने घर पे। प्रूफ दे सकता है? प्रूफ कहाँ से लाऊं सर? मुझे पता थोड़ा था प्रूफ देना पड़ेगा। पता होता तो मैं रखता किसी को अपने साथ प्रूफ के लिए। इनोसेंट होने के साथ साथ स्मार्ट भी है। किसी पर शक है जो जया के साथ ऐसा कर सकता है? शक नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है प्रवीण आहूजा पे। उसने उसको यूज किया और फिर पीछा छुड़ाने के लिए उसका मर्डर कर दिया। तू भी तो हो सकता है। प्रवीण से पीछा छुड़ाना पड़ रहा था क्योंकि जया उसके प्यार में पागल थी और तू भी जया के प्यार में पागल था, और तेरे से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि जया तुझे छोड़कर प्रवीण के पास जा रही थी तो तूने उसे मार दिया, है ना? नहीं सर, मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, उसकी मर्जी के साथ उससे शादी करना चाहता था, और मुझे किसी बात की जल्दी नहीं थी। मैं वेट करने के लिए भी तैयार था। मुझे लगा था कि एक ना एक दिन उसको मेरे प्यार की अहमियत समझ आएगी और वो खुद मेरे पास चल के आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। राजीव, जल्द से जल्द इस महान आशिक के सारे कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन से निकलवाओ। सर सर, ये देखिए न्यूज में क्या आ रहा है। प्लीज मेरी मदद कीजिए मेरे बहन के कातिलों को ढूंढने में। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। उनका क्या कहना है? क्या प्रोग्रेस है इस केस में? पता नहीं वो लोग कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। 3 दिन हो गए उसकी बॉडी मिले, लेकिन पुलिस के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आप लोग हमारे आखिरी सहारा है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मानसी का प्रॉब्लम क्या है? हर चीज को इतना बड़ा चढ़ा कर बोलती है। इसे यहाँ पुलिस स्टेशन में आकर हमसे बात करने में डर लग रहा था, आज सारी दुनिया के सामने दुखड़ा रोने में नहीं लग रहा है। सर ये भी तो हो सकता है कि मानसी ये पूरा नाटक हमसे कुछ छुपाने के लिए कर रही है। सर मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं बस अपनी बहन को न्याय दिलाना चाहती हूँ। हम भी वही चाहते हैं। बस एक बात समझ में नहीं आ रही कि जिस फैमिली पर तुम्हें अपनी बहन के मर्डर का शक था, अचानक उनके साथ मिलकर हम पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? वो सर, मम्मी को पता चल गया था कि मैं आपसे मिली थी। बेटा, मैं जानती हूँ कि तेरे पापा और मनोज ने जया के साथ सही नहीं किया है, लेकिन ये भी तो गलत है कि तू उन्हें उसका कातिल समझ रही है। मैं तो बस दीदी को इंसाफ दिलवाना चाहती हूँ बस। वो तो हम सब भी चाहते हैं बेटा, तू बोल तो सही, हमें क्या करना है? हम खड़े हैं ना तेरे पीछे। और फैमिली का सपोर्ट मिला तो तुम्हें लगा क्यों ना हीरोइन बना जाए, और इसीलिए तुम मीडिया के पास पहुंच गई, जो पहले से ही तुम्हारे दरवाजे के बाहर मौजूद था। अभी जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार अपने फायदे के लिए पुलिस पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच जरूर लेना। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जया की मौत 29 तारीख के सुबह 5 और 7 बजे के बीच चाकू के वार की वजह से हुई। उसके पेट में जो फीटस था वो 4 महीने का था। फीटस का डीएनए प्रवीण के डीएनए के साथ मैच करने के लिए भेज दिया। सर 28 तारीख की रात आदित्य की मोबाइल की लोकेशन जया के घर के पास की दिख रही है। राजीव, उठाओ इस आशिक को, इसका इनोसेंस निकालने का टाइम आ गया है। सर जया से मेरी एंगेजमेंट टूट चुकी थी सर। वो किसी भी तरह से प्रवीण से शादी करना चाहती थी। वो अपने बायोलॉजिकल फादर के साथ अपने बच्चे को बड़ा होते देखना चाहती थी सर। और फिर भी तो उसके पीछे पड़ा हुआ था। बड़ा महान प्यार था तेरा। सर मैं उससे सच्चा प्यार करता था सर। मुझे पता चला जब उसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उसने मुझसे मिलना बंद कर दिया, तब मैं खुद उसके घर गया उसको समझाने के लिए, उससे बात करने के लिए। कितने बजे गया था सर? वो कितने बजे गया था? 11 साढ़े 11 बजे के आसपास गया था सर। जब गया था तो वो सोने जा रही थी तभी, और फिर लाइट चली गई तो उसका मूड बहुत ख़राब हो गया था सर। वो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। उसके चेहरे पे, उसके बदन पे, हर जगह पे चोट के निशान थे सर। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि वो मेरे साथ रेस्टोरेंट चले डिनर के लिए। अब तेरे साहू ने इतनी रात को रेस्टोरेंट खोल के रखा था तेरे लिए? सर वो रेस्टोरेंट नहीं है सर, वो स्नैक्स कॉर्नर की दुकान है सर। उसके घर के पास खुला रहता है वो दुकान। तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? आदित्य, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है क्या? मैं तुमसे नहीं,
मैं प्रवीण से प्यार करती हूँ। उसने तुम्हारा ये हाल किया, उसके बाद भी तुम ये बात मुझे कह रही हो? हाँ, क्योंकि वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। और तुमको नहीं लगता कि मैं ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हूँ तुम्हारे इस होने वाले बच्चे के लिए? क्योंकि मैं एटलीस्ट इंसान तो समझता हूँ। तो तुम्हारे बच्चे को तुम अपना बच्चा समझ के उससे प्यार करूँगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सच में मैं कुछ भी करूँगा तुम्हारे लिए। प्लीज़ सोच क्या रही हो? मेरी बात सुन तो लो, मान लो मेरी बात। क्या जवाब दिया उसने? जवाब तो कुछ नहीं दिया सर, पर मैं खुश था सर। एटलीस्ट उसने मुझे मना नहीं किया था सर। उसके बाद मैंने उसको घर छोड़ा और मैं अपने घर चला गया। तू उसको ऐसी हालत में अकेला छोड़कर घर चला गया? तो मैं जाना नहीं चाहता था, उसने ही मुझे बोला। सर ये देखिए इसके फ़ोन में क्या मिला है। सब मेरी एंगेजमेंट हुई बड़ी थी सर उससे। मैं शादी करना चाहता था, प्यार करना चाहता था ना उससे सर मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुरी बात थी सर। बुरी बात यह है कि तू लगातार हमसे झूठ बोल रहा है। पहले बोला कि जया के घर गया नहीं, फिर बोला गया था लेकिन बाद में अपने घर चला गया, जबकि मोबाइल लोकेशन से साफ दिख रहा है कि 29 सितंबर को सुबह 5 बजे तक तू जया के घर के आसपास था। तू खुद बताएगा या मैं उगलवाऊं? सर मैं बताता हूँ सर उस दिन जब मैं निकला घर के लिए तो मैंने देखा कि मेरी 2 व्हीलर का टायर पंचर हो गया और इतनी रात में कोई दुकान भी खुली नहीं मिली, तो मैं जया को बिना बताए उसके घर के बाहर ही सो गया। तो सुबह 5 बजे उठ के मैंने सबसे पहले पंचर वाले को ही ढूंढा सर, और पंचर बनवाने के बाद मैं गुरुग्राम पहुंच गया 8:30-9 बजे तक सर। फिर झूठ बोल रहा है ना? सर नहीं, कोई पंचर नहीं हुआ था तेरी गाड़ी का। तू जया के साथ उसके घर की तरफ गया, वहां पर तूने पंचर होने का बहाना किया और फिर जया के साथ रुक गया और फिर उसके साथ जबरदस्ती की और वो सब करने की कोशिश की जैसा तू दिन रात फील करता था। और उसके बाद तूने जया की बॉडी उसके ही घर के पीछे फेंक दी और फिर जब उसका पेट काटा तो तुझे वो बच्चा दिखा, वो बच्चा जिसको देखकर तुझे प्रवीण की याद आई, जिसकी वजह से जया तेरी नहीं हो पा रही थी। तूने उस बच्चे से भी बदला लिया जो पैदा ही नहीं हुआ था। सर नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर प्लीज़ सर मेरी बात का विश्वास करिए सर, सच बोल रहा हूँ सर। सब पता चलेगा मलिक, रगड़ो ऐसे। सर लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर। सर कुछ देर पहले मानसी पुलिस स्टेशन आई थी। उसका कहना है कि उसे कोई धमकियां दे रहा है और उसका पीछा करता है। जिस नंबर से धमकियों भरे मैसेजेस आ रहे थे हमने उसकी छानबीन शुरू कर दी है। उसको कौन धमकियां देगा? सर जया के बैंक डिटेल्स। सर पिछले कुछ दिनों में उसने अपने सैलरी अकाउंट से अच्छी खासी रकम विड्रॉ की है। लेकिन मानसी ने कहा था कि जया घर खर्च में पैसे नहीं देती क्योंकि उसके पिता बेटी की कमाई नहीं खाते। तो फिर क्या किया इतने पैसों का, कहाँ खर्च किए होंगे? मलिक, जया के घर के पास के डम डेटा का क्या हुआ? सर इस टावर पे से हजारों लाइंस कनेक्टेड है, थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक सर, मानसी को जिन अलग अलग नंबरों से धमकी के फोन आ रहे थे वो सब चोरी के, लेकिन सर उसमें से एक नंबर पीछे हो गए। उस नंबर की डिटेल्स हम लोग पता कर रहे हैं। कौन हो सकता है ये? अरे कोई पुलिस को फोन करो, ये आदमी ने इस लड़की को चाकू मार दिया है। एम्बुलेंस को फोन करो, एम्बुलेंस को। तूने मानसी को मारने की कोशिश की और पूरे मार्केट ने देखा इसे हमला करते हुए और आप लोग इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ही इसे मानसी के साथ भेजा था उसका ध्यान रखने के लिए, क्योंकि उसे जान से मारने की धमकी मिल रही थी। आपकी झूठी इज्जत और अपनी सनक में इसने आपकी एक बेटी के साथ इतना बुरा सलूक किया, दूसरी को चाकू मारा, लेकिन फिर भी आपको इसी की पड़ी हुई है। बेटियों के लिए हमदर्दी नहीं है आपके दिल में? सर मानसी को मैंने नहीं मारा है, मैं पास की दुकान पे खड़ा था जब मानसी सब्जी खरीद रही थी। मानसी, मैंने देखा एक बंदा आया, उसने मानसी को चाकू मारा। मैं उसके पास पहुंचा, खून बहुत ज्यादा बह रहा था, इसीलिए मैंने उसके पेट से चाकू निकाल लिया, जिसकी वजह से लोगों को गलतफहमी हुई कि मैंने मारा है उसे। मलिक, 70s की फिल्मों का प्लॉट नहीं लग रहा है। हर दूसरी फिल्म में बेचारा हीरो ऐसे ही फंसता था ना। अब समझ में आ रहा है तेरी सोच इतनी घटिया क्यों है। मानसी के अटेम्प्ट टू मर्डर में इसको अरेस्ट करो और लेकर जाओ। सर मैंने नहीं मारा उसे। सर मेरी बात
इस केस में एक के बाद एक नए और ड्रामेटिक खुलासे हो रहे थे। मानसी की जान बच गई थी, वो हॉस्पिटल में थी, और इधर पुलिस ने उस पीसीओ की लोकेशन पता कर ली थी जहां से मानसी को धमकी भरा फोन आया था। ये पीसीओ मनोज के ऑफिस के ठीक सामने था। तो क्या मनोज खुद ही अपनी बहन को धमकी दे रहा था? पर क्यों? जया के घर के बाहर मिले रैंडम एक्टिव नंबर्स की पुलिस जांच कर रही थी, और इस जांच में पुलिस को एक ऐसा नंबर मिला जो जया के मर्डर और मानसी पर हुए हमले के दौरान दोनों जगह एक्टिव था। और मर्डर से कुछ ही दिन पहले जया ने इस नंबर पर कई बार बात की थी। जया ने तेरी इतनी मदद की और तूने बदले में क्या किया? उसे मार दिया। क्यों? सर, पापा चाहते थे कि मैं उनकी दुकान पे मदद करूं, पर मैं कॉलेज जाना चाहता था, पढ़ना चाहता था। पर कॉलेज में जाने के बाद मुझे वहाँ बैटिंग का चस्का लग गया, और जिसके लिए पैसे चाहिए थे, जो मैं जया दीदी से एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे लेता था। और फिर एक दिन वो कॉलेज के पास से गुजर रही थी, तो देखने के लिए कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, वो कॉलेज में आ गई और उन्हें सब कुछ पता चल गया। इतनी मुश्किल से तुम्हें ये मौका मिला है और तुम वो मौका ये जुए और बैटिंग में गंवा रहे हो और मुझसे झूठ बोलकर पैसे ले रहे हो। सॉरी दीदी, प्लीज़ माफ़ कर दो, दोबारा नहीं होगा। दोबारा कुछ नहीं होगा। और आज के बाद से मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाली हूँ, और जितने पैसे तुमने मुझसे पढ़ाई के नाम पर झूठ बोल कर लिए हैं ना, वो मुझे 10 दिनों के अंदर वापस चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पापा को मैं सब कुछ सच बता दूंगी। मैं बहुत डर गया था कि अगर जया दीदी ने पापा को ये सब बता दिया तो मुझे बहुत मार पड़ेगी और मुझे उनके साथ बैठ के कपड़े सिलने पड़ेंगे। और 28 तारीख को 10 दिन पूरे होने वाले थे। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था दीदी को देने के लिए। और फिर 29 तारीख के सुबह 5:30 बजे मैं दीदी के घर के इधर चला गया। उस वक्त उस एरिया की लाइट नहीं थी, बहुत अंधेरा था। हरीश, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी, वो आपके पैसे इस वक्त दो। शिट, मैं पर्स तो अपनी गाड़ी की डिक्की में ही भूल गया। आप एक काम करो, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको पर्स दे दूंगा और फिर मैं वो वहीं से निकल जाऊंगा। देखो, तुम जाके पैसे लेके आओ, मैं नहीं आने वाली हूँ बाहर। क्या कर रहे हो? पैसे चाहिए थे ना तुझे? प्रवीण और जया दीदी की स्टोरी सबको पता थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अगर उनके बच्चे को भी मार दूं तो सारा इल्ज़ाम प्रवीण के ऊपर चला जाएगा। फिर मैंने उनका पेट चीरकर उनका बच्चा निकालकर वहीं मार के फेंक दिया। उसके बाद वो चाकू भी मैंने छुपा दिया। और मानसी को क्यों धमका रहा था? उस पर हमला क्यों किया? आपको कंफ्यूज करने के लिए और मनोज भैया को फंसाने के लिए। और उसके बाद मुझे फ़ोन चुराने का आइडिया मिला। मैं फ़ोन चुराता, धमकी देता और फ़ोन तोड़ देता। मुझे पता था कि मनोज भैया भी आपके शक के लिस्ट में है, इसलिए जब वो मानसी के साथ मार्केट में थे, इसलिए मैंने जानबूझकर उस पर अटैक किया और उन्हें वहाँ से चाकू मारकर भाग गया। और सबको लगा कि मनोज भैया ने उन्हें चाकू मारा। बेटा, तेरा बाप कितने झापड़ मारता तेरे को अगर उसको पता चल जाता? 10, 12, 15? उससे बचने के लिए तूने 2 जानें ले ली। एक उसकी जो चाहती थी कि तू पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे, और दूसरी जान जो पूरी तरीके से बन भी नहीं पाई थी। मालूम है, जो खतरनाक क्रिमिनल होते हैं ना, वो भी इतनी दरिंदगी नहीं दिखाते हैं जो तूने किया है। इस केस को देखकर मुझे बशीर बदर साहब का एक शेर याद आता है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। जया एक नेक दिल और पाक साफ लड़की जिसने लोगों पर भरोसा किया, लेकिन हर एक ने उसके भरोसे का खून किया, चाहे वो परिवार हो, बॉयफ्रेंड या फिर वो हरीश, जिसे पढ़ाने, आगे बढ़ाने और जिंदगी संवारने में जया ने अपनी जिंदगी झोंक दी। बदले में उसने जया की ही जिंदगी छीन ली। ऑनलाइन बेटिंग गेम्स ने हरीश जैसे ब्राइट स्टूडेंट को भी क्रिमिनल बना दिया। ये हमें बताता है कि किस तरह इंटरनेट ने हमारी जिंदगियों को जकड़ लिया है। इंटरनेट का इस्तेमाल हमें इंसान और समाज की बेहतरी के लिए करना चाहिए, न कि बर्बादी के लिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ, और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।